शर्म कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा टूरिस्ट कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो आउटसोर्स पर स्टाफ को पक्का करो एमडी कमिश्नर मुर्दाबाद 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 वादा खिलाफी करते मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीएम खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीएम मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 2 ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना में कई मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त कानपुर और कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य संपन्न कराने और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। औरैया के डीएम अभिषेक सिंह का कहना है कि ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य चल रहा है और गंभीर रूप से घायल लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ट्रक में थे कम से कम 90 से 100 लोग ट्रक में, और 30 से 40 लोग होंगे थे डीसीएम में। सर 2:30 बजे की बात है सर। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, ट्रक आया, ट्रक ने ब्रेक लगाए। ट्रक ने जैसे ही ब्रेक लगाए वैसे ही डीसीएम आई उस तीसरी लाइन पर डीसीएम आई सर। उसे लगा ढाबा चालू है, उसने सोचा शायद ढाबा तो बंद था। वैसे जैसे ही उसने एकदम से डीसीएम जैसी काटी और डीसीएम जाके उसमें ट्रक में टकरा गई और डीसीएम और ट्रक दोनों जाके उसमें चले गए। हम लोग गए, जैसे ही देखा ट्रक का ड्राइवर उसमें नहीं था, डीसीएम का ड्राइवर था, उसका हाथ कटा हुआ था। हम लोगों ने उसको निकाला और जितने हम लोग निकाल सके उतने हम लोगों ने निकाले। फिर पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर नहीं लगा, तो हमारे हल्का इंचार्ज हैं योगेंद्र जी, तो उनका हमने फ़ोन लगाया। वो तुरंत बाइक से आए। ट्रक में थे कम से कम 90 से 100 लोग ट्रक में, और 30 से 40 लोग होंगे थे डीसीएम में। ये लोग जा रहे थे सर बिहार और पश्चिम बंगाल, और कुछ जालौन वालों के और झांसी के लड़के थे। हादसा हम लोग तो खुद का वाहन करके आए थे, 22 लोग थे। तो हम लोग वहाँ आउटर में रुक गए थोड़ी देर। हम लोग ने सोची ऐसे बाथरूम टॉयलेट हुआ है, तो उतनी देर में रुके हम लोग। उतनी देर बाद एक दूसरा वाहन आया तो हम लोग को टक्कर मारा, तो हम लोग जो हम लोग को वाहन था वो खाई में गिर गया। हमारी गाड़ी चाय पानी के लिए खड़ी कर ली हमने, तो इनकी पीछे से आई फुल स्पीड में। पता नहीं, इन्हें तो सीधा जाना था हमारी बगल में, इनने काटी ना काटी और सीधा गई घलाई, तो हमारी खाई में गिर गई। इनकी भी गिरी और हमारी, दोनों गाड़ी खाई में गई। हमने 22 लोग ज़्यादा जो गंभीर थे उनको रेफ़र किया है सैफई मेडिकल कॉलेज। 12 लोग अभी हमारे यहाँ भर्ती हैं और 24 हमारे यहाँ मृत आए थे, ब्रॉड डेड थे। तो अब उनको मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। अब आगे की पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया करेंगे।
अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है उसके शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक हैं। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम कर रही है। बताया गया है कि इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। साथ ही कुछ अन्य वैज्ञानिकों से आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। ब्रिटेन के दवा निर्माता AZL.L ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना वायरस के टीके पर काम शुरू किया है। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 6 बंदरों को कोरोना वायरस की भारी डोज देने से पहले उन्हें ये टीका लगाया गया था। हमने पाया कि कुछ बंदरों के शरीर में इस टीके से 14 दिनों में एंटीबॉडी विकसित हो गई और कुछ को 28 दिन लगे। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया और वायरस को शरीर में खुद की कॉपियां बनाने और बढ़ने से रोका, लेकिन वायरस अभी भी नाक में सक्रिय दिखाई दे रहा था। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा, ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए एक बड़ी बाधा की तरह था जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार कर लिया है। टीका विकसित करने की प्रक्रिया में उसका बंदरों पर सफल होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार कई टीके जो लैब में बंदरों की रक्षा कर पाते हैं वो अंततः मनुष्यों की रक्षा करने में विफल रहते हैं। प्रोफेसर इवांस कहते हैं, इस मामले में एक चीज जो अच्छी है वो ये कि जो टीके काम नहीं करते वो सुरक्षा देने की बजाय कई बार बीमारी को बदतर बनाते हैं। SARS-CoV-2 का टीका विकसित करने में एक सैद्धांतिक चिंता तो निश्चित रूप से रहेगी और इस अध्ययन में कोई नकारात्मक सबूत न मिलना बहुत उत्साहजनक है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 13 मई तक इस शोध के लिए स्वेच्छा से सामने आए करीब 1000 लोगों को ट्रायल के तौर पर ये टीका लगाया जा चुका है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वो कुछ स्पष्ट निष्कर्षों तक पहुंच पाएंगे। दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं जो मानव परीक्षण की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। वैश्विक रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 से अधिक टीकों पर काम किया जा रहा है, लेकिन 40 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुके और 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके इस वायरस का टीका तैयार करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि अगर टीका बना तो कितनी बड़ी मात्रा में इसकी डोज तैयार करनी होगी। आमतौर पर एक कामकाजी टीका विकसित करने में 10 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन महामारी में आई तेजी को देखते हुए और मरने वालों की संख्या को देखते हुए बड़े शोधकर्ता कोरोना वायरस का टीका जल्द से जल्द विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट से कच्चे तेल की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट आई है। इसने तेल पर निर्भर रहने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। कभी टैक्स फ्री होने के लिए मशहूर सऊदी अरब ने अपने यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट 5% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है और हर महीने कर्मचारियों को दिए जाने वाला भत्ता भी खत्म कर दिया है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत 1 साल पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो गई है। इससे सऊदी अरब के राजस्व में 22% की कमी आई है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की वजह से सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की पहली तिमाही के मुनाफे में 25% की कमी आई है। तो क्या सऊदी अरब अब गंभीर संकट में फंस चुका है? BBC के रक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर ने इस पर एक रिपोर्ट लिखी है। सऊदी अरब के पास अपना सार्वजनिक निवेश फंड है जो करीब 320 अरब डॉलर का है। सऊदी की सरकारी तेल कंपनी अरामको के पास पिछले साल तक 17 खरब डॉलर की संपत्ति थी, जो गूगल और अमेज़न दोनों की संपत्ति मिलाने के बराबर होती है। सऊदी अरब ने इसका छोटा सा हिस्सा 1.5% बेचकर 25 अरब डॉलर कमाया था। ये इतिहास में शेयर की सबसे बड़ी बिक्री थी। सऊदी में 2007 से लेकर 2010 तक ब्रिटेन के राजदूत रहे विलियम पैटी कहते हैं, सऊदी अरब ने बहुत संपत्ति बना रखी है। उसके पास इतना रिजर्व है कि वो इस स्थिति में खुद को संभाले रख सकता है और अब भी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को स्थिर रखते हुए तेल की कीमतों में गिरावट के इस दौर से बाहर निकल सकता है। हाल में लिए गए कुछ कठोर फैसले सऊदी अरब के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासकर जब सऊदी अरब आने वाले समय में अपने अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर डालने की योजना बना रहा था। सऊदी के वित्त मंत्री ने खुद इस फैसलों को तकलीफ देह बताया है। इस साल की पहली तिमाही में बजट घाटा 9 अरब डॉलर का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्राउन प्रिंस के बड़े सहयोगियों के साथ अच्छे रहे हैं,
लेकिन इस साल तेल के भंडार खोलकर और उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने इन दोनों की ही नाराजगी मोल ली है। सऊदी अरब के ईरान के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों कोल्ड वॉर में उलझे हुए हैं। कतर के साथ ईरान के रिश्ते फिर भी थोड़े बेहतर हैं। सऊदी अरब आज जिस स्थिति में है वो उसके लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमेशा हुआ करती थी। इसके बावजूद सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा दांव रखता है। इस साल नवंबर में उसके यहाँ G20 सम्मेलन भी होने वाला है। इसके सहयोगी उसे एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जिसकी उपस्थिति परेशान करने वाली तो है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। विदेशों में जो क्राउन प्रिंस की छवि है, उसके उलट वो अपने देश के युवाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं। विश्लेषक मानते हैं कि अपने उदारवादी कदमों का उन्हें भरपूर फ़ायदा मिला है। देश का एक बड़ा हिस्सा ये भी मानता है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अर्थव्यवस्था को एक नया और सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। अगर उनकी ये उम्मीद टूटती है तो सऊदी की शाही सल्तनत की अपराजय ताकत को झटका लग सकता है। मैं अपने घर से पैदल निकली हूँ, तो मैं ऊंची पहाड़ों पे जाती हूँ, बुलंदियों पे जाती हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, उनको हम गाई देते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन औरतें और मर्द वो उल्टा हम पे करते हैं, रिएक्शन करते हैं कि ये क्यों बताती हैं हमें। जिनमें कोई अलामत है, खांसी ज़ुकाम बुखार कोई है, तो उनको कंटीनिया सेंटर भेजना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जाना चाहते। वो हमसे छुप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो कब के आए हुए हैं, हम तो यहीं इधर के रहने वाले हैं। लेकिन हम उनको फिर भी किसी न किसी तरीके से पता लगा ही लेते हैं, क्योंकि हम इसी एरिया की रहने वाली हैं। हमें तो पता होता है कि कौन लोग इधर थे, कौन लोग बाहर थे या किधर थे। तो अब ये लोग हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा बनाते हैं और तनकीद करते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े जैसे ख़ानदानों में शुरू हो जाते हैं, इस तरह के ये झगड़े बना लेते हैं। तो इसके बाद ये है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई सेफ्टी किट कोई चीज़ नहीं मिली हुई, क्योंकि हम तो ऐसे लोगों के पास जाती हैं जो बैरून मुल्क से आए हुए थे या किसी जगह से भी। अब उनमें तो नहीं पता कि किसी में बीमारी है या नहीं है, क्योंकि ये लोग दूर से आए हुए होते हैं। क्या पता किसी में कोरोना हो, तो हमें तो ख़तरा ही होता है। हमारी सेफ्टी के लिए हमें बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिली हुई है। जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ये अपने पैसों से ख़रीद के हमने इस्तेमाल की हैं। लेकिन हम लोग फिर भी उनको ये गाई दे के रहेंगे, ये हमारा मिशन है।